वेलकम टू एजुकेशन प्रेजेंटर। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था जीन पियाजे के द्वारा। आज के वीडियो में हम क्या सब जानेंगे? तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या स्टेज होता है वो जानेंगे, और इसके इम्प्लीकेशन क्या सब है, इस तीनों चीज़ के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं जो हु इज़ जीन पियाजे, यानी जीन पियाजे थे कौन। तो पियाजे वाज बोर्न इन स्विट्ज़रलैंड इन द लेट 1800। पियाजे का जन्म जो था वो स्विट्ज़रलैंड में 1800 ईस्वी के अंत में हुआ था। ही वाज ए प्रिकॉशियस स्टूडेंट, वो जो थे एक बहुत ही प्रिकॉशियस मतलब होनहार स्टूडेंट थे, तेज स्टूडेंट थे। पब्लिशिंग हिज फर्स्ट साइंटिफिक पेपर व्हेन ही वाज जस्ट 11 ईयर ओल्ड, यानी इन्होंने 11 साल के एज में ही अपना सबसे पहला साइंटिफिक पेपर को पब्लिश किया था। His early exposure to the intellectual development of children came when he worked as the assistant of Alfred Bennett and the Theodore Simon, यानी इनके मन में जो चिल्ड्रेन बच्चों में किस तरीक़ा से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, इसके लिए एक इनके मन में जो ये ख्याल आया था वो उस समय आया था जब ये अल्फ्रेड बेनेट और थियोडोर सिमोन के साथ उनके असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे। और ये दोनों किस पे काम कर रहे थे? तो अपने आईक्यू टेस्ट पे काम कर रहे थे। तो उसी समय इनके मन में ख्याल आया जो बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है उनके लिए एक थ्योरी बनाया जाए। अब इस थ्योरी के बारे में हम कुछ और बेसिक पॉइंट जानते हैं। तो जीन पियाजे थ्योरी सजेस्ट दैट इंटेलिजेंस चेंज एज चाइल्ड ग्रो। पियाजे का जो थ्योरी है ये हमको ये सजेस्ट करता है जो जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा उसी तरीक़ा से उसमें इंटेलिजेंस का भी ग्रोथ होता है, यानी जैसे जैसे चाइल्ड में ग्रोथ होगा उसी तरीक़ा से उनके इंटेलिजेंस में भी ग्रोथ होगा। हिज थ्योरी फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ चिल्ड्रंस एक्वायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी इनका जो थ्योरी था वो मेनली दो चीज़ पे फोकस था। एक जो ये चीज़ समझना जो बच्चा कैसे नॉलेज को एक्वायर करता है, और दूसरा इस चीज़ को समझना जो इन नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस का नेचर कैसा होता है। Piaget's interest in the cognitive development of children was inspired by the observation of his own nephew and daughter। Piaget का जो cognitive development था ये जनरली इंस्पायर था उनके ही नेफ्यू और डॉटर, इन दोनों को ऑब्जर्व करके ही और उसी ऑब्जर्वेशंस पे ये इस थ्योरी को डेवलप किए थे। इन पियाजे व्यू अर्ली कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्वॉल्व प्रोसेस बेस्ड अपॉन एक्शन एंड लेटर प्रोग्रेस टू चेंज इनटू मेंटल ऑपरेशन। पियाजे के ऐसा मानना था जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो भी होता है वो स्टार्टिंग में किस पे होता है, वो एक्शन पे बेस्ड होता है, एक्शन के प्रोसेस पे बेस्ड होता है, लेकिन बाद में वो किस में प्रोग्रेस चेंज हो जाता है, मेंटल ऑपरेशन में चेंज हो जाता है। अब कुछ इसमें और हम जानते हैं जो पियाजे डिजाइन अ प्रॉपर फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव नेटवर्क ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी ये बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है उस चीज़ के लिए इन्होंने क्या किया, जो भी ह्यूमन का कॉग्निटिव नेटवर्क यानी ह्यूमन माइंड का जो भी कॉग्निटिव नेटवर्क होता है उसको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के रूप में क्या क्या जाना, उसमें उसके स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश किया, उसके फंक्शन क्या सब होता है और वो कैसे डेवलप होता है, यानी ह्यूमन बॉडी यानी ह्यूमन माइंड का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है उसको समझने में के लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार किए, उसका फंक्शन कैसा होता है और उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, ये तीन चीज़ पे ज़्यादा जोर दिए। He postulates that like physical organ of human body there are two aspects of human mind। इनका ये मानना था जैसे ह्यूमन के बॉडी यानी ह्यूमन ऑर्गन के का फिजिकल ऑर्गन होता है उसी तरीक़ा से इससे आदमी के दिमाग का भी दो पार्ट होता है, एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और दूसरा कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, द ह्यूमन बेबी इज बोर्न विथ अ फ्यू प्रैक्टिकल इंस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्सेस सच एज लुकिंग, सकिंग, रीचिंग एंड ग्रैपिंग, यानी बच्चा जो जन्म लेता है यानी ह्यूमन बेबी जो भी बॉर्न होगा वो जनरली उसमें कुछ इंस्टिंक्ट और कुछ रिफ्लेक्शन उसमें पहले से होता है, जैसे सक करना, देखना, रीच करना, ग्रैप्स करना, किसी भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करना, ये सब चीज़ उसमें बाय बर्थ आने लगता है।
दिस कॉग्निटिव एबिलिटी और पोटेंशियल हेल्प देम टू डू सम एक्टिविटी। और ये जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, क्या ये जैसे ये सकिंग हो गया, लुकिंग हो गया, रीचिंग हो गया, ग्रैप्सिंग हो गया, ये कॉग्निटिव एबिलिटी का और ये जो पोटेंशियल होता है बच्चा को, यही उनको कुछ कुछ एक्टिविटी करने में मदद करता है। और पियाजे इसको नाम दिए क्या? एस्कीमा। पियाजे इसको नाम क्या दिए? एस्कीमा। अब दूसरा है कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शन से हम क्या करते हैं? हाउ द टास्क ऑफ एडेप्टेशन इज कैरी आउट ऑफ आउट ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस आर इट्स कॉग्निटिव फंक्शन। यानी बच्चों में जो एडेप्टेशन, यानी कैसे वो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू चीज़ों को एडेप्ट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव फंक्शन बोलते हैं। अब देखिए इसमें जनरली क्या सब आता है? एसिमुलेशन आता है, एकोमोडेशन आता है, और इसी में ये कुछ 20 का प्रोसेस आता है। इसको हम अगले स्लाइड में देखेंगे। जैसे एस्कीमा हो गया, जो भी हमारा प्रायर नॉलेज है उसको हम एकोमोडेट करते हैं और फिर एसिमुलेट करके वो हमारा एस्कीमा में आ जाता है। तो आइए इसको हम अगले स्लाइड में देखते हैं। तो सबसे पहले है एस्कीमा। एस्कीमा क्या होता है? तो ए स्कीमा इज डिस्क्राइब बोथ एज मेंटल एंड फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। यानी स्कीमा को जो है वो फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन दोनों के रूप में डिस्क्राइब किया गया था। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? बच्चा कैसे कोई भी चीज़ को अंडरस्टैंड करता है और कैसे किसी भी चीज़ को जानता है, इसमें ये दो चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया गया था। इन पियाजे व्यू ए स्कीमा इंक्लूड बोथ ए कैटेगरी ऑफ नॉलेज एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द नॉलेज। यानी पियाजे के अनुसार स्कीमा में क्या क्या इंक्लूड होता है? कैटेगरी ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज का क्या क्या कैटेगरी है, और प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग दैट नॉलेज, और उस नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, ये दोनों चीज़ स्कीमा में इंक्लूड होता है। उसके बाद है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन क्या है? एसिमुलेशन होता है एक प्रोसेस जिसमें हम न्यू इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? ऐड करते हैं अपने ऑलरेडी स्कीमा, एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी हमारा जो ऑलरेडी स्कीमा, एग्जिस्टिंग स्कीमा है, उसमें जब हम न्यू नॉलेज को टेक करते हैं या न्यू नॉलेज को लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम एसिमुलेशन करते हैं। एकोमोडेशन क्या होता है? अनदर पार्ट ऑफ एडेप्टेशन इज द एबिलिटी टू चेंज एग्जिस्टिंग स्कीमा इन लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। यानी जब हम चीज़ों को एसिमुलेट करते हैं, यानी चीज़ों को हम क्या करते हैं? एडेप्ट करते हैं, तो उसके बाद जो हमारा स्कीमा में जो भी हमको चेंज होता है, उसी और ये चेंज करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन, एकोमोडेट करते हैं, ये उसी को हम एकोमोडेशन कहते हैं। और हमेशा याद रखिए न्यू स्कीमा में आल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। यानी जब भी एकोमोडेशन होता है तो उस समय कुछ ना कुछ न्यू स्कीमा भी आपको डेवलप होता है। उसके है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन में क्या होता है? अब देखिए, ए चिल्ड्रेन प्रोग्रेस थ्रू आउट द स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। यानी बच्चा में जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो स्टेज बाय स्टेज होता है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन अप्लाइंग प्रीवियस नॉलेज एंड चेंज बिहेवियर टू अकाउंट फॉर न्यू नॉलेज। इसीलिए जो भी हमारा प्रीवियस नॉलेज है और हमारा न्यू नॉलेज अकाउंट होगा, उस दोनों के बीच में एक बैलेंस रहना ज़रूरी होता है। तो पियाजे बिलीव दैट ऑल चिल्ड्रन ट्राई टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन यूजिंग ए मैकेनिज्म इज कॉल्ड इक्विलिब्रेशन। यानी जिस मैकेनिज्म को यूज करके कोई भी चिल्ड्रन एक एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, उसी मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। इक्विलिब्रेशंस हेल्प एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रंस कैन मूव वन स्टेज ऑफ थ्रू आउट द नेक्स्ट। यानी ये हमको इस चीज़ में भी मदद करता है जो कैसे बच्चे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में मूव करते हैं। अब हम जानते हैं जो पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कितने स्टेज होते हैं। तो पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इन्होंने बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेज में बांटा। सबसे पहला सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज इन्होंने बर्थ से लेके 2 साल को कहा। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्किल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज को इन्होंने 2 से लेके 7 साल के बीच में बांटा। उसके बाद है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसको इन्होंने 7 से लेके 11 साल के बीच में बांटा। उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्किल, और ये 12 साल से ऑनवर्ड इनको फॉर्मल ऑपरेशनल इसके बाद। अब इस हर एक स्टेज में क्या क्या डेवलपमेंट होता है उसको हम अगले स्लाइड में देखते हैं। तो ये कुछ है जो सेंसरी मोटर स्टेज,
उसके बाद हो गया प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब है सबसे पहले सेंसरी स्टेज। सेंसरी स्टेज कहाँ से कहाँ तक है? बर्थ से लेके 2 साल तक। बोलता है इट इज कैटेगराइज्ड बाय द अब्सेंस ऑफ लैंग्वेज, यानी इस स्टेज में बच्चों में जो है वो लैंग्वेज का विकास नहीं होता है। लैंग्वेज मतलब नहीं रहता है बच्चों में। होता है 1.5 साल के बाद, ये 2 साल तक जाते लास्ट में थोड़ा थोड़ा बहुत लैंग्वेज का विकास होने लगता है। इट इज लिमिटेड टू डायरेक्ट सेंसरी एंड मोटर इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। इसमें क्या क्या होता है? जनरली सेंसरी और मोटर इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, और सेंसरी और मोटर इंटरेक्शन के थ्रू ही बच्चे अपने आसपास के इन्वायरमेंट से जुड़ता है। सेंसेज आर टीचर। इस स्टेज में टीचर किसको माना गया है? सेंस को। रिफ्लेक्स, और इस स्टेज में क्या होता है? जनरली रिफ्लेक्सिव एक्शन होता है, और बच्चा जो है वो इमिटेटिव बिहेवियर करता है खुद में। उसके बाद है ऑब्जेक्ट परमेनियंस, मतलब जैसे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी बच्चा के आगे में अगर कोई सामान रखते हैं तो उसको चाहिए, लेकिन जैसे उसको हम उसके नज़र से हटा देते हैं तो फिर वो उस चीज़ को भूल जाता है। उसके बाद इसको ट्वाई एज भी कहा गया है इस एज को। उसके बाद इलॉजिकल थिंकिंग करता है, यानी बच्चा के थिंकिंग में कोई भी लॉजिक नहीं रहता है। अब देखिए जनरली इस इस स्टेज को भी 6 सब स्टेज में बांटा गया है। ये आपको बहुत जगह, बहुत कम ही जगह देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये 6 स्टेज का नाम जान लेते हैं। सबसे पहला है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी, यानी इसमें बच्चा सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी ही करता है। ये जनरली 0 से 1 मंथ को कहा गया है। उसके बाद है प्राइमरी करिकुलर रिएक्शन, फिर इसको 1 से लेकर 4 मंथ के बच्चों के लिए को इस कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद है सेकेंडरी करिकुलर रिएक्शन, इसमें 4 से 8 महीने का आ जाता है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, ये 8 से, यानी यहाँ अलग अलग रिएक्शन के बीच में बच्चा जो है वो कोऑर्डिनेट करने लगता है, जो कैसे क्या हो रहा है, यानी एक एक्शन के बाद दूसरा क्या करे। उसके बाद है टर्सरी करिकुलर रिएक्शन, ये 12 से लेकर 18 महीने के बीच में। उसके बाद है अर्ली रिप्रेजेंटेशन थ्रू थाउट, इसमें मतलब बच्चा को कुछ कुछ बच्चा सोचना चालू कर देता है, और इसमें ये 18 से 24 महीने तक के लिए आता है। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से लेकर 7 साल के बच्चों के लिए कहा गया है। इस स्टेज में क्या होता है? बिगिनिंग ऑफ थिंकिंग सिम्बोलिकली, बच्चा जो है वो सिंबल के थ्रू, मतलब सिंबल सबको सोचना चालू कर देता है। लर्न टू यूज वर्ड्स एंड पिक्चर टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चा वर्ड भी सीखने लगता है और पिक्चर भी पहचानने लगता है। टेंड टू बी ईगोसेंट्रिक, यानी बच्चा जो है उस समय वो जनरली ईगोसेंट्रिक होता है, यानी वो जो बोलेगा उसका जो जिद होगा वो खुद के बारे में ही ज़्यादा सोचता है, और उसका जो जिद है उसको पूरा करना है। बस स्ट्रगल टू सी थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर, यानी जैसे ही बच्चा इगोसेंट्रिक होगा तो वो हर एक चीज़ को सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देखेगा। इस एज के बच्चा जनरली किसी भी चीज़ को दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं देखता है। गेटिंग बेटर विथ लैंग्वेज एंड थिंकिंग बट स्टिल टेंड्स टू थिंक इज वेरी कंक्रीट टर्म, यानी बच्चा जो है वो लैंग्वेज और थिंकिंग तो करता है लेकिन कंक्रीट थिंकिंग नहीं हो पाता है। और इसको भी जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन ये आपको भी बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, जिसमें पहला स्टेज को बोला गया है प्री कॉन्सेप्चुअल फेज, जिसको 2 से लेकर 4 साल के बीच के बच्चों को रखा गया है, और दूसरा है इंट्यूटिव फेज, इसमें 4 से लेकर 7 साल तक के बच्चों को रखा गया है। अब जो हमारा तीसरा स्टेज है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और इसमें जनरली 7 से लेकर 11 साल के बच्चों को हम रखते हैं। इस एज के जो भी बच्चे होते हैं वो एबल टू रिकॉग्नाइज द कंक्रीट थिंग, यानी बच्चा जो है वो कंक्रीट थिंग को रिकॉग्नाइज करने के लिए अब एबल हो जाता है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, बच्चों में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होने लगता है। बच्चा जो है वो लॉजिकल रीजनिंग करने लगता है। ग्रुप स्टेज, यानी इस स्टेज के बच्चों के लिए ग्रुपिंग अब ज़्यादा होती है, यानी वो दोस्तों के बीच में रहना पसंद करता है, वो अलग अलग ग्रुप में रहना खुद को ज़्यादा वहाँ मतलब पसंद करता है वो चीज़। उसके बाद डिसेंट्रिक व्यू, अब बच्चे जो है किसी भी चीज़ को सिर्फ एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि उसको अलग अलग व्यू से भी देखना चालू कर देता है। नो लॉन्गर ईगोसेंट्रिक इन हिज थिंकिंग, अब बच्चों में जो है वो ईगोसेंट्रिक थिंकिंग नहीं रहता है। द एबिलिटी टू कंजर बोथ द टर्म ऑफ क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, अब वो ऑब्जेक्ट के नंबर और उसके क्वांटिटी दोनों चीज़
को कंजर्व करना या ऑब्जर्व करना चालू कर देता है। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 12 साल और उसके बाद का है। तो इसमें बच्चा जो क्या सब करता है, इसमें बच्चा जो है वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चालू कर देता है। अब बच्चा पहले इस स्टेज में कंक्रीट करता था और फॉर्मल में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग करने लगता है। कंस्ट्रक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंक्रीट ऑपरेशनल एंड बिटवीन सिंबल। अब जो भी हमारा कंक्रीट ऑपरेशंस होता है या सिंबल होता है, उसके दोनों के बीच में बच्चा जो है वो रिलेशनशिप कंस्ट्रक्ट करना, कैसे दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाए, उस चीज़ के बारे में ये जानने लगता है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग करने लगता है और बच्चा में जो है वो डिडक्टिव थिंकिंग भी चालू हो जाता है। built a multiple hypothesis on the number of alternate solution। अगर अब कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को वो ना अलग अलग तरीका से सॉल्व करने के लिए वो अब रास्ता ढूंढने लगता है और हाइपोथेसिस थिंकिंग करने लगता है। जनरलाइज एंड अराइव एट एब्स्ट्रैक्ट रूल एंड मे कवर द मेनी स्पेसिफिक सिचुएशन। और वो अलग अलग स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए क्या करता है, एक जनरलाइज रूल को भी मतलब बनाने का कोशिश करता है। अब इसका हम कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशन देखते हैं, यानी ये हमको जो जीन पियाजे का थ्योरी है ये हमको कैसे एजुकेशन में, यानी एज ए टीचर या फिर एज ए टीचर या बीएड टीचर ये हमको कैसे मदद करता है। तो प्रॉपर प्लानिंग ऑफ करिकुलम, यानी इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने करिकुलम को एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू, यानी हम अब ये चीज़ जानते हैं जो किस एज के बच्चा को कैसे पढ़ाया जाए, यानी उस समय उसका थिंकिंग कैसा है, तो उस हिसाब से हम अपना क्या कर सकते हैं, करिकुलम को प्लान कर सकते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग, अगर हम इस चीज़ को जानेंगे जो बच्चा किस एज के बच्चे का कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तो हम उस तरीक़ा से अपने टीचिंग मेथड को भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद है लर्नर सेंटर, मतलब इससे अपना हम जो भी करिकुलम बनाएंगे उसको हम लर्नर सेंटर्ड कैसे रखें, उसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट दे या बच्चों से कैसा सवाल पूछे जो बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करे, यानी उसको लर्नर सेंटर बनाने में ये मदद करते हैं। उसके बाद क्रिएट इंटरेस्टिंग इन एजुकेशन, बच्चा को हम कैसे एजुकेशन में इंटरेस्ट जगाएं, वो भी हमको ये थ्योरी जो है ये मदद करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस एंड डायनामिक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो बच्चों में ये हमेशा कॉन्टिन्यूस और डायनामिक्स होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको जानना चाहिए। रोल ऑफ हेरिडिटी इन इन्वायरमेंट, यानी इसमें इन्वायरमेंट और हेरिडिटी भी एक फैक्टर के रूप में हमेशा काम करता है। इंटर रिलेटेडनेस ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बीच को अलग अलग सब्जेक्ट को हम कैसे आपस में इंटर रिलेट करें, ये थ्योरी हमको इस चीज़ को भी बेटर डेवलपमेंट करने में मदद करता है। एक्सपोजर और एक्सप्लोर ऑफ इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करके और हम कैसे उसका यूज कर सकते हैं बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। यूज वर्बल एंड नॉन वर्बल मीन्स, हम बच्चों के लिए कोई भी वर्बल साधन भी यूज कर सकते हैं और नॉन वर्बल साधन भी यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द कंटेंट, यानी कंटेंट को हम कैसे ऑर्गेनाइज करें जो वो उसको मदद करे पढ़ने में, तो पढ़ाई में, तो ये भी चीज़ हम इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन में ऐड करते हैं। उसके बाद है फ्रीडम, ये इंडिविजुअलिटी, बच्चा को हम कितना फ्रीडम और कितना इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करें। थैंक यू। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब इससे रिलेटेड वीडियो आपको अगले टॉपिक में मिलेगा। थैंक यू।